Hello everyone, welcome to online class on Day Optics and Optical Instruments. In my previous lecture, I have already discussed the basic concept of refraction, that is refraction through a rectangular glass slab, cause of refraction, refractive index, etc. And today I am going to discuss about the practical application of refraction, that is real and apparent depth, which is one of the most important topic. Let's start the class. Now, what is real and apparent depth? See here. यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक बीकर है जिसमें वाटर है। तो वाटर की ए क्या है, ए बी सरफेस क्या है, ए बी सरफेस है सेपरेटिंग सरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है। मतलब ए बी सरफेस का ऊपर क्या है, एयर है, एंड ए बी सरफेस का नीचे क्या है, पानी है। तो ए बी सरफेस है सेपरेटिंग सरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। तो इन कंपैरिजन टू एयर, वाटर इज डेंसर मीडियम, ठीक है ना। इन कंपैरिजन टू एयर, वाटर क्या है, वाटर डेंसर मीडियम। अगर इस बीकर पे, दैट इस बीकर पे अगर पॉइंट ओ पे एक कॉइन और पॉइंट ऑब्जेक्ट जो भी तुम सोच सकते हो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो हम ऊपर से उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं इस पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे। तो कब देखेंगे, जब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारा आंखों में इंसिडेंट होगा, तब भी देखेंगे ना। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से दो रे निकाल रही है। यहाँ पे फर्स्ट रे जो है ओए रे, इस ओए रे क्या है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है ए बी सरफेस का ए पॉइंट पे। नाउ जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होते हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन और रे का पाथ का कोई चेंज नहीं होता है। सो क्या होता है, जिस पाथ से वो इंसिडेंट हुआ उस पाथ से ही वो रिफ्रैक्ट होगा, तो उसका पाथ का कोई चेंज नहीं होगा। तो और एक रे है व्हिच वन, ओबी रे। ओबी रे ए बी सरफेस का बी पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। कैसे इंसिडेंट हुआ, ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ, ठीक है, obliquely incident हुआ, and light is traveling from denser to rarer medium, that is water to air. So after refraction it will bends away from the normal। जो यहाँ पे भी हो रही है, तुम देख सकते हो, जाना था रे को इस तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो नॉर्मल से थोड़ा इस तरफ, मतलब away from the normal bend हो गया। अब जो BC is your refracted ray, OB is your incident ray, ठीक है ना। OB is your incident ray, BC is your refracted ray, and at the point of incidence that B पे हमने एक normal and dash draw किया है। Now what is your angle of incidence here, OB and dash। angle of incidence है OB and dash, that is incident ray normal के साथ जो angle create करता है। And what is the angle of refraction here, NBC, clear। Now अगर हमने जो BC रे को पीछे एक्सटेंड किया, अगर हमने BC रे को पीछे एक्सटेंड किया, तो वो OA लाइन को कहाँ पे मीट करते हैं, दैट इज O डैश। दैट मीन्स O पॉइंट का वर्चुअल इमेज है O डैश। मतलब अगर हम बाहर से, दैट इज एयर से इस पॉइंट को देखना चाहते हैं, तो हमको पॉइंट कहाँ पे दिखाई देगा, O डैश पे दिखाई देगा। इंस्टेड ऑफ O हम लोग देखेंगे इसको O डैश पे, ठीक है। अब देखो, हम लोगों को एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ निकालना है। व्हाट इज द एपरेंट डेप्थ? एपरेंट डेप्थ है ये जो ए बी सरफेस, इस ए बी सरफेस से जहां पे वर्चुअल ओ पॉइंट का वर्चुअल इमेज क्रिएट हुआ, उसका जो डिस्टेंस, दैट इज ओ डैश ए इज योर एपरेंट डेप्थ। मतलब जहां पे हमको दिखाई देगा,
जहां पे ऑब्जेक्ट को हमको दिखाई देगा इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सरफेस से दैट इज योर अपेरेंट डेप्थ एंड जो एक्चुअल डिस्टेंस है सरफेस से दैट इज OA इट इज योर रियल डेप्थ। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम लोगों को? अपेरेंट डेप्थ क्या है? यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ हम कहाँ से देख रहे हैं? रेआरआर मीडियम से देख रहे हैं। कहाँ पे ऑब्जेक्ट है? डेंसर मीडियम पे ऑब्जेक्ट है। तो डेंसर मीडियम पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहां पे हमको दिखाई नहीं देता है। दिखाई कहाँ पे देता है? थोड़ा ऊपर ऐसा फील होता है। ओ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस A O dash is your apparent depth and OA is your real depth. Clear? Now see. Now see, OD and N dash. ये दोनों लाइन पैरेलल है. OD and N dash are parallel line. And what is OB here? Transversal line. So AOB and OB and dash are alternate angle. Alternate angle का ये याद है ना तुम लोगों को कॉन्सेप्ट? अल्टरनेट एंगल. ओके, तो पहले हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे यहाँ पे. स्नेल्स लॉ यहाँ पे लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ the refractive index of denser medium, that is water, with respect to air will be equal to sin I by sin R. ठीक है, ये तो ठीक है. नाउ sin I कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. हमने क्या बताया था? OB and dash is your angle of incidence, that is I. And what is the R angle here? R angle is NBC. ठीक है, NBC. Now अब जाके हमको क्या लेना है? देखो, इन ट्रायंगल ABO, इस ट्रायंगल को लेना है. ABO ट्रायंगल पे देखो तुम. ABO ट्रायंगल पे ये जो एंगल ए क्या है? I, क्योंकि ये दोनों एंगल है अल्टरनेट एंगल. देखो अल्टरनेट एंगल क्या है? दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल को क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल. तो यहाँ पे भी OD and dash are parallel and OB is OB क्या है? ट्रांसवर्सल. सो AOB एंगल इक्वल टू क्या मिलता है तुम्हारा? OB एंड डैश. तो OB एंड डैश की प्लेस में हम AOB लिख सकते हैं. ठीक है, अगेन हम क्या कर सकते हैं? अगेन हम देख सकते हैं OD and N dash is parallel. ठीक है ना, पैरेलल. एंड O dash C क्या है? इसका ट्रांसवर्सल लाइन, जैसे यहाँ पे हुआ. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो यहाँ पे OD and N dash is your parallel line and O dash C transversal line. So यहाँ पे देखो ये जो एंगल AO dash B एंगल and NBC एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर इक्वल. सो यहाँ पे हम लोगों को पता है ए क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ए भी होगा R. ठीक है, तो R की प्लेस में दैट इज NBC की प्लेस में हम A और डैश B लिख सकते हैं. कोई दिक्कत होने का बात नहीं है. क्लियर हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल का तो कंसेप्ट तुम लोगों को क्लियर है. तो ये दोनों एंगल कैसे इक्वल हुआ? ये दोनों एंगल कैसे इक्वल हुआ तुम लोग समझ सकते हो. नाउ इन ट्रायंगल ABO, अब जाके ये जो ट्रायंगल है ABO जिसका A एंगल है 90 डिग्री. ठीक है, उस एंगल से हम साइन ऑफ AOB का वैल्यू निकालेंगे. साइन ऑफ AOB दैट इज साइन थीटा. ये जो एंगल साइन ऑफ I, तो इस साइन ऑफ AOB को तो हम क्या लिख सकते हैं?
perpendicular by hypotenuse. Then what is the perpendicular here? AB is your perpendicular and OB is your hypotenuse. Okay. Similar हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को निकालना है मुझे, साइन ऑफ ए और डैश बी। इसलिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम लोग लेंगे ए बी और डैश ट्रायंगल। ए बी और डैश ट्रायंगल पे ए है 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन ऑफ ए और डैश बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई ओ बी डैश, ठीक है, मिल गया। अब जाके साइन ऑफ ए ओ बी एंड साइन ऑफ ए और डैश बी, ये दोनों का वैल्यू हम इक्वेशन 1 पे बिठाएंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या होगा, मेरा साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कैन बी रिटन एज साइन एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या था, ए बी बाई बी ओ, ए बी बाई बी ओ, एंड अगेन साइन ऑफ एंगल ए और डैश बी इक्वल टू क्या था, ए बी बाई ओ बी डैश ओ, सॉरी बी ओ डैश। मैंने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बिठाया, ए बी कैंसिल हो गया, रह गया क्या, ओ बी डैश बाई, सॉरी बी डैश नहीं, बी ओ डैश बाई बी ओ, ठीक है, ये मिल गया। अब जाके देखो हमारा आंखों का जो प्यूपिल वो बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। तो हम लोग जब कोई भी चीज जब हम लोग देखते हैं तब हमारा आंखों में जो रे एंटर करते हैं, कहाँ से एंटर करते हैं, प्यूपिल। प्यूपिल को तुम गेट के साथ कंपेयर कर सकते हो, आंखों का गेट जहां से रे एंटर करते हैं, आंखों में कितना रे एंटर करेगा वो कौन डिसाइड करता है, प्यूपिल। तो साइज ऑफ द प्यूपिल इज वेरी स्मॉल, सो बीसी रे हमारा आंखों में तब भी एंटर कर पाएगा इफ बी इज वेरी क्लोज टू ए। अगर बी ए का क्लोज है तो जाके बीसी रे हमारा आंखों में एंटर कर पाएगा, क्योंकि हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, हम लोग ये जो पॉइंट डी पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं, कहाँ पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ये बीसी लाइन अगर हमारा आंखों में एंटर करना है तो बी शुड बी वेरी क्लोज टू ए। क्लियर। हम कहाँ से देख रहे हैं, हमारा आंख कहाँ पे है, हमारा आंख है यहाँ पे, हम नॉर्मली नीचे देख रहे हैं। क्लियर। तो वही है तुम्हारा यहाँ का फंडा। तो B जहाँ पे है, B एंड A आर वेरी क्लोज, सो B कैन बी रिप्लेस्ड बाय A। हम इस इक्वेशन पे B का प्लेस में A लिखेंगे। देखो हम B का प्लेस में A लिख दिया, तो A क्या हो गया, A और डैश बाई AO, ठीक है। नाउ हम क्या यूज किया यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कैन बी रिटन एज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो हम ये दोनों को मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर को ऐसे लिख सकते, जो तुम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू ए, तुम्हारा बी को ऐसे रिप्लेस करने के बाद ए ओ डैश बाई ए ओ, इसको हम ऐसे लिख सकते। मतलब क्या है, ए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पे, AO। AO क्या था, AO क्या था याद है, AO क्या है यहाँ पे, रियल डेप्थ, एंड AO डैश मतलब क्या है, अपरेंट डेप्थ। तो वही बिठा दिया, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। सो यहाँ से हम अपरेंट डेप्थ का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। अपरेंट डेप्थ इक्वल टू क्या होगा, रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हम लोगों को तो पता है सबसे रेयर मीडियम क्या है, सबसे रेयर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है वैक्यूम एंड एयर, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यूनिटी, दैट इज 1। तो और जो मीडियम होगा सब कुछ क्या होगा,
इन कंपैरिजन टू एयर एंड वैक्यूम डेंसर होगा. सो इस डेंसर मीडियम, एनी डेंसर मीडियम, तो वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन यूनिटी, क्योंकि इन कंपैरिजन टू एयर कोई भी मीडियम है डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा. और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यूनिटी, मतलब 1 से, तो अदर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है. That's why the apparent depth is less than the real depth. Apparent depth हमेशा real depth से क्या होगा? छोटा होगा, कम होगा. ठीक है. Now we will discuss normal shift. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. एक बात तुम लोग ध्यान से याद रखो, ये जो इक्वेशन apparent depth का, ये तुम लोगों को डिराइव करने के लिए भी आ सकते हैं ये फॉर्मूला. अगेन इस फॉर्मूला यूज करके तुमको न्यूमेरिकल भी करना है. एनसीईआरटी एक्सरसाइज में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेगा इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड. सो तुम लोगों को ये भी करना है. ठीक है. सो अब हम क्या क्या देखेंगे? नॉर्मल शिफ्ट. व्हाट इज नॉर्मल शिफ्ट? तो नॉर्मल शिफ्ट और अपैरेंट शिफ्ट क्या है? मतलब एक्चुअल हाइट जितना था उससे अब हम लोगों को अपैरेंट हाइट कितना है, ये दोनों का जो डिफरेंस, यही है तुम्हारा नॉर्मल शिफ्ट. मतलब रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ इज योर नॉर्मल शिफ्ट. ठीक है. द हाइट थ्रू व्हिच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड. देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अब तुमको दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो तुम्हारे लिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे. तो जो हाइट उसने, मतलब इतना हाइट वो रेज हुआ ना, इस हाइट को कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट. तो नॉर्मल शिफ्ट मतलब रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ. ठीक है. तो नॉर्मल शिफ्ट को यहाँ पे हम डी से डिनोट किया है. नाउ रियल डेप्थ क्या था? ए ओ, एंड अपैरेंट डेप्थ है ए ओ डैश. ठीक है. So apparent depth equal to, we know the real depth by refractive index. तो real depth क्या था? AO by mu. ठीक है. refractive index तो mu. तो A dash, that is the apparent depth को ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख दिया. उसके बाद AO को कॉमन ले लिया, तो रह गया क्या? 1 minus 1 by 1 upon mu. ठीक है. Now what is your AO? AO is your real depth. Also it is the thickness of refracting medium. जो डेंसर मीडियम है और रिफ्रैक्टिंग मीडियम है उसका थिकनेस क्या है? AO. तो इसको हम T से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज द थिकनेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम और डेंसर मीडियम. क्लियर? तो अल्टीमेटली तुम्हारा नॉर्मल शिफ्ट का जो इक्वेशन मिला ये है D इक्वल टू T into 1 minus 1 by mu. ठीक है. तो रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देखो, इसका कुछ पॉइंट है जिसको टिप्स भी बोल सकते हो. कुछ पॉइंट है जो तुमको हमेशा रिमेम्बर, मतलब याद रखना है. These are the points to be remembered. ठीक है. तो पॉइंट देखो, फर्स्ट क्या है? अगर if observer is in rarer medium and object is in denser medium, then apparent depth is always less than the real depth. जो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हम जो ऑब्जर्वर थे, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग एयर पे थे, लेकिन जो पॉइंट और पॉइंट ऑब्जेक्ट वो कहाँ पे था? वाटर पे, दैट इज द डेंसर मीडियम पे. ठीक है. तो जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम पे रहते हैं एंड जो ऑब्जेक्ट वो डेंसर मीडियम पे रहते हैं, इन दिस केस apparent depth is always smaller than the real depth. ठीक है. इसलिए क्या होता है? To a bird, the fish appears to be nearer than the actual depth. जो बर्ड के लिए फिश जहां पे है, एक्चुअली जो जहां पे फिश है उससे ऊपर दिखाई देता है उसको. ठीक है. अगेन, if observer is denser medium and the object is in rarer medium, then real depth is always smaller than the apparent depth.
फॉर एग्जाम्पल क्या है, फिश, फिश के कंसिडर करो, फिश कहाँ पे है, डेंसर मीडियम पे, और बर्ड कहाँ पे है, एयर पे, दैट इज रेयर मीडियम पे। तो फिश के लिए जहाँ पे एक्चुअली बर्ड है उससे भी ऊंचाई पे बर्ड को दिखाई देते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। एक क्यों होता है, क्यों हमको एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे हमको दिखाई दे रही है, दैट्स व्हाई इसको एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई देते। आइदर अगर हम लोग ऑब्जर्वर रेयर पे हो तब जाके ऊपर दिखाई देते हैं एक्चुअल पोजीशन का, और अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम पे हो तो जाके क्या होता है, एक्चुअल हाइट से भी ऊपर दिखाई देता है। नाउ नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट हमने क्या कैलकुलेट किया था, नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू थिकनेस इनटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। सो इससे क्या क्या समझ में आता है, नॉर्मल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, वन फैक्टर इज द थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। अगर थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम ज्यादा हुआ तो इस नॉर्मल शिफ्ट दैट इज ओ डैश का वैल्यू भी ज्यादा होगा। अगेन इफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा हुआ तो डी का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वन अपन ए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू इस वैल्यू को बहुत छोटा कर देगा। तो वन से कुछ छोटा चीज माइनस होने का मतलब क्या है, ज्यादा चेंज नहीं होना, ठीक है ना। तो इसलिए म्यू जितना बड़ा होगा डी का वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। These are the factors to be remembered, ठीक है। now कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फर्स्ट दो एप्लीकेशन का पॉइंट जो है, पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट इज to a bird the fish appear nearer than the actual depth, and to a fish the bird appears further than the actual height। देखो मछली यहाँ पे है, लेकिन बर्ड का आई पे मछली कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब एक्चुअल हाइट, एक्चुअल डेप्थ जहाँ पे से है उससे भी पास दिखाई देगा मछली का। तो यहाँ पे भी देखो बर्ड का जो मैंने डिस्कस किया था, फिश के लिए क्या है, बर्ड जहाँ पे है उससे भी ऊपर दिखाई देगा। ना ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट थोड़ा न्यू है तुम्हारे लिए। ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए क्या होता है, अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। बिफोर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए हम लोगों को क्या होता है, जो सनराइज के पहले कुछ पहले से हमको सन दिखाई देता है, एंड सनसेट के बाद भी सन दिखाई देता है। इसके लिए क्या होता है, हमारे लिए डे का जो लेंथ वो एक्चुअल लेंथ से थोड़ा बड़ा हो जाता है। सो ये क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि विथ अल्टीट्यूड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो है अल्टीट्यूड के साथ साथ वो डिक्रीज होता है। तो जब सन से कोई रे आ रही है तो क्या होता है, वो सन से जो रे मतलब ट्रैवल कर रही है वो कैसे ट्रैवल करते हैं, हमेशा रेयर टू डेंसर, क्योंकि एटमॉस्फेयर के जितना पास आता है उतना डेंसर मीडियम रहता है। तो रेयर टू डेंसर इससे रिफ्रैक्शन, तो रेयर टू डेंसर मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसे रे बैंड हो जाता है, बैंड हो जाता है, एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, बिफोर सनराइज हमको सन दिखाई देता है, एंड आफ्टर सनसेट भी हमको कुछ टाइम सन को दिखाई देता है, ठीक है। एंड और एक बात है, जब सनराइज एंड सनसेट होते हैं तब जाके जो सन है उसको हम वो अपीयर होते हैं जैसे फ्लैटेंड है। तो दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप ये टॉपिक तुम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तुम लोग घर पे भी ये ट्राई करके देख सकते हो। एक ग्लास पे वाटर लो, ठीक है, उसमें एक स्पून डालो और कॉइन डालो, डाल के तुम देख सकते हो
जहाँ पे कॉइन है तुमको थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, तुमको इस कॉइन को थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, घर पे करके देखो, इंटरेस्टिंग है, फील कर सकते हो। फिजिक्स को फील करना है, फिजिक्स का रट्टा नहीं मारना है, फिजिक्स को फील करना है। नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रियल एंड अपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को अगर समझ लिया तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन को फिल करना चाहिए। क्वेश्चन देखो क्या है, ए टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 centimeter. Okay, the apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4. क्या क्या है क्वेश्चन, ए टैंक है, वाटर टैंक जो फिल्ड विथ वाटर, उसका हाइट क्या है 12.5, मतलब क्या है, इस टैंक का रियल डेप्थ कितना है 12.5। नाउ एक नीडल है टैंक का नीचे, एक माइक्रोस्कोप से इस नीडल का जो अपरेंट डेप्थ है वो मेजर किया गया है कितना 9.4. So 9.4 is your apparent depth. So given here real depth and apparent depth. What is the refractive index of water? Question है refractive index of water क्या है? तो refractive index of water equal to क्या था, real depth by apparent depth. ठीक है, निकाल सकते हो easily. Now second question क्या है, if water is replaced by a liquid of refractive index this up to the same height, मतलब real depth अब भी same है, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? Okay, तो अगर लिक्विड जो डेंसर मीडियम का लिक्विड चेंज हो गया, दैट मीन्स डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रही है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ मतलब क्या हुआ, मतलब है तुम्हारा बेंडिंग कितना होगा, लाइट का वो भी चेंज हो गया। सो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा वो भी चेंज हो गया। सो तुमको सेकंड केस में क्या निकालना है, निकालना है अपरेंट डेप्थ। सो सी हियर, हम ट्राई करते। तो पहले केस क्या है, टैंक फिल्ड विथ वाटर, तो गिवन क्या है, रियल डेप्थ इज गिवन दैट इज 12.5 एंड अपर डेप्थ क्या है 9.4. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो वेरी इजी, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पे वैल्यू बिठा दो, सिर्फ वैल्यू बिठा के मिल गया 1.33, वेरी इजी। नाउ टैंक फिल्ड विथ लिक्विड, यहाँ पे देखो if the water is replaced by a liquid of refractive index है तो up to the same height, up to the same height मतलब क्या है, अब भी जो टैंक का हाइट कितना है 12.5, टैंक में लिक्विड का हाइट है 12.5। सो रियल डेप्थ जो है वो चेंज नहीं हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो गिवन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड आल्सो गिवन। तुमको क्या निकालना है, अपरेंट डेप्थ। तो तुम लोगों को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इक्वल टू है रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड गिवन है, रियल डेप्थ गिवन है, ओनली अपरेंट डेप्थ को निकालना है। अपरेंट डेप्थ निकल गया। अब अपरेंट डेप्थ अगर निकल गया तो तुमको माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना है, माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना है, दोनों का अपरेंट डेप्थ का जो टू केस है, वाटर का केस एंड लिक्विड का केस, ये दोनों का अपरेंट डेप्थ का जो डिफरेंस है उतना ही तुमको मूव करना है। जैसे पहले था 9.4 पे तुमने फोकस किया, अब तो 9.4 पे नहीं होगा ना, इमेज कहाँ पे है अब 7.66, दैट इज 7.7। ठीक है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है उतना ही माइक्रोस्कोप को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि पहले यहाँ पे फोकस करने से इमेज दिखाई दिया था क्योंकि वाटर था, अब जाके लिक्विड वाटर नहीं है, दूसरा कोई लिक्विड है, तो इमेज का फॉर्मेशन भी डिफरेंट प्लेस पे हुआ, दैट इज 7.7 दूरी पे हुआ। तो 7.7 सेंटीमीटर को जाके अब फोकस करना पड़ेगा, तो कितना मूव करना पड़ेगा 9.4 माइनस 7.7,
that is distance through which the microscope has to be moved is 1.7 centimeter. तो आई होप तुम लोगों का समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे इन्फॉर्म करना। ये तुम्हारा होमवर्क है, घर पे तुम लोग ट्राई करोगे, अगर नहीं हुआ तो मैं अगले लेक्चर पे वो नेक्स्ट लेक्चर पे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय स्टूडेंट।